स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है करुणा शंकर शर्मा। और अभी वक्त है आधा मिनट पूरी खबर का, लेकिन उसके पहले आपको एक अपडेट दे दें। बड़ी खबर है नेपाल से। नेपाल में हिंसा का दौर नहीं रुक रहा है। लुम्बिनी के मंत्री देवकरण प्रसाद कलवार के आवास पर हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने मंत्री के घर में आग लगा दी। मंत्री कलवार के आवास पर तोड़फोड़ की गई। भारत नेपाल बॉर्डर से सटे नवल परासी की यह घटना बताई जा रही है। तो सिर्फ काठमांडू ही नहीं बल्कि नेपाल के सीमाई इलाकों पर भी ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। और नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना जगह जगह पर फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़कों से अभी भी नहीं हटे हैं, वहीं पर डटे हुए हैं। रात भर हिंसा होती रही। मौजूदा हालात आप देखिए। नेपाल के पीएम ओली के इस्तीफे के बाद सैन्य शासन लागू है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। उसके बाद भी हिंसा का दौर जारी है। नेपाल हिंसा की आग में अब भी झुलस ही रहा है। प्रदर्शनकारी पूरे नेपाल को जलाने पर आमादा है। रात भर नेपाल धुंध कर जलता रहा। रात के वक्त नेपाल के अलग अलग हिस्सों से आगजनी की खबरें आती रही। सिंह दरबार धुंध कर जल रहा है। संसद भवन, पीएम आवास, नेताओं के घरों को जलाने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। प्रदर्शनकारी किसी भी हाल में रुकने को तैयार नहीं है। और काठमांडू सहित नेपाल के कई शहरों में पुलिस और आर्मी की रेड चल रही है। नेपाल में सैकड़ों प्रदर्शनकारी गिरफ्तार किए गए। प्रदर्शनकारियों के पास से हथियार और बम बरामद किया गया है। रेड के दौरान सुरक्षा बलों पर फायरिंग भी हुई है। नेपाल को हिंसा की आग में झोंकने वालों पर अब सेना ने कार्रवाई शुरू कर दी। नेपाल को जलाने वालों पर एक्शन शुरू हो गया है। काठमांडू में कोहराम मचाने वाले अब नहीं बचेंगे। बर्बरता, लूटपाट और आगजनी करने वालों के खिलाफ गिरफ्तारी अभियान शुरू किया गया है। नेपाली सेना देश के विभिन्न हिस्सों में तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी में शामिल लोगों की पहचान के लिए सीसीटीवी की मदद ले रही है। सेना ने साफ कहा है कि हिंसक वारदात में शामिल लोग हाथ उठाकर समर्पण करें। सेना ने लोगों से अनुरोध किया है कि अगर किसी को भी अपने घर के आसपास कोई भी अराजक गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचना दे। और वहीं नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जेनजी सहित सभी पक्षों से बातचीत में शामिल होने की अपील की है। राष्ट्रपति ने कहा, हिंसा से समस्या का कोई समाधान नहीं निकलने वाला। नेपाल में भड़की हिंसा के बाद से हालात बेकाबू हैं। प्रदर्शनकारी सड़क से हटने को तैयार नहीं है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने जेन-जी आंदोलन से जुड़े सभी पक्षों से बातचीत करने की अपील की है। राष्ट्रपति ने आंदोलनकारियों से कहा है कि शांति से ही समस्या का समाधान होगा। उन्होंने लोगों से हिंसा बंद कर संयम बरतने की अपील की है। रामचंद्र पौडेल ने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, बातचीत के माध्यम से ही समाधान निकलेगा। और इधर काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की है। प्रदर्शनकारी बालेन शाह को अगला प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नेपाल में विद्रोह की आग अभी भी धधक रही है। जेन-जी आंदोलन करने वालों ने केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अब बालेन्द्र शाह को नेपाल का पीएम नियुक्त करने की मांग कर रहे हैं। अभी बालेन्द्र शाह काठमांडू के मेयर हैं। नेपाल के प्रदर्शनकारी उनके समर्थन में लगातार आवाज उठा रहे हैं। इस बीच बालेन्द्र शाह ने प्रदर्शनकारियों से घर लौटने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जनरल जी, देश आपके हाथ में है, आप ही इसे बनाएंगे। अब जो भी नुकसान होगा वो हमारे ही होंगे। और वहीं नेपाल में जो हालात है उस पर चिंता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीसीएस की बैठक में इस पर चर्चा भी की है और साथ साथ नेपाल में युवाओं की जो मौत हुई है इस पर चिंता जाहिर। आप देखिए। नेपाल में पिछले 2 दिनों से हिंसा का दौर जारी है। हिंसा में 24 लोगों की मौत के बाद भी प्रदर्शन जारी है। नेपाल के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की बैठक हुई। पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों से शांति की अपील की है। बैठक में पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। पीएम ने कहा कि मुझे इस बात का दुख है कि हिंसा में कई युवाओं ने अपनी जान गंवाई है। नेपाल की स्थिरता, शांति व समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
और हिंसा को देखते हुए नेपाल में हवाई अड्डों को बंद कर दिया गया। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सेना ने सुरक्षा बढ़ा दी। नेपाल में प्रदर्शनकारी सड़क पर अब भी मौजूद हैं। हिंसा की वारदात अब भी जारी है। हिंसा और आगजनी को देखते हुए नेपाल में सभी हवाई अड्डे को आज 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। कल हुई हिंसा और आगजनी के बाद से कोई भी विमान न तो उड़ान भर सका न ही उतर सका। हिंसा को देखते हुए त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अगर हालत पर काबू पाया तो दोपहर बाद हवाई अड्डे खोलने पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल नेपाली सेना ने सभी हवाई अड्डे की सुरक्षा की कमान संभाल ली है। और वहीं जो उपद्रवी उन्होंने नेपाल में कई इमारतों को आग के हवाले कर दिया गया। कई ऐतिहासिक इमारतों में आग लगा दी और वहीं जो सिंह द्वार है उसमें भी आग लगा दी। आगजनी की गई, आप देखिए। नेपाल में तख्ता पलट और सब कुछ जला देने वाले आंदोलन की सबसे खौफनाक और बर्बर तस्वीरें सामने आई हैं। उपद्रवियों ने राष्ट्रपति भवन, पीएम आवास, पार्टियों के दफ्तर, सरकारी इमारतों को आग के हवाले कर दिया। नेपाल का वो ऐतिहासिक सिंह दरबार जहां से नेपाल चलता था, उसे उपद्रवियों ने आग के हवाले कर दिया। ड्रोन से ली तस्वीरों में देख सकते हैं कि उपद्रवियों ने इस भवन को कैसे अग्नि कुंड में झोंक दिया। नेपाल की इस ऐतिहासिक और सबसे खूबसूरत इमारत में हर तरफ आग धधक रही है और ये अकेली ऐसी इमारत नहीं है। नेपाल के हर पावर सेंटर के साथ ऐसा ही हुआ है। उपद्रवियों ने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के निजी मकान को आग लगा दी। भक्तपुर में उनके घर में लूटपाट की, तोड़फोड़ की। हिंसा की आग में जल रहे नेपाल से ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे पूरी दुनिया हैरान है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा सभी बड़े मंत्रियों के आवास पर हमला कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री ओली के भक्तपुर के बालकोट स्थित घर में भी आग लगा दी। पीएम के घर के कोने कोने में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने तांडव किया और घर में आगजनी के साथ तोड़फोड़ भी की। ऐसा लग रहा है कि नेपाल में प्रदर्शनकारी चुन चुन कर सत्ता से जुड़े लोगों को टारगेट कर रहे हैं। सत्ता से संबंधित हर मंत्री और नेता को वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। और वहीं नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति आवास को भी आग के हवाले कर दिया। जमकर तोड़फोड़ की गई। नेपाल में हिंसा के दौरान न सिर्फ पीएम आवास को जलाया गया और पूर्व प्रधानमंत्री को निशाना बनाया गया, बल्कि राष्ट्रपति आवास पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया। भीड़ ने राष्ट्रपति कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। जिस देश में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन में आग लगा सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में तोड़फोड़ कर सकते हैं, राष्ट्रपति भवन में घुसकर आग लगा सकते हैं, लूटपाट कर सकते हैं, वहां क्या हालत बने हुए हैं, तस्वीरें देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन में आग की तस्वीर इस बात की सबूत है कि नेपाल के हालात बेहद खराब हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर है, ट्रंप के बयान पर पीएम मोदी का पोस्ट, मैं भी बातचीत के लिए उत्सुक हूं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया दी है। भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त, दोनों देश स्वाभाविक साझेदार। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्रंप के बयान पर बातें कही गई है। आमोद राय हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। आमोद, प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से ट्रंप के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए यह कहा है कि बातचीत के लिए उत्सुक हैं, हम दोनों स्वाभाविक साझेदार हैं। क्या यह माना जाए कि ट्रंप की तरफ से जो कोशिशें चल रही हैं भारत को किसी तरीके से मनाने की, वो अब धीरे धीरे रंग लाती दिख रही है? निश्चित तौर पे देखिए रवि, जिस तरह से ट्रंप ने किया अपना उद्गार मन का, उन्होंने जो बात लिखी, उसके बाद तुरंत भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से जिस तरह से रेस्पॉन्स किया गया है, तो इससे पहले भी तकरीबन 5 दिन पहले दोनों ने एक दूसरे को रेसिप्रोकेट किया था और भारत और अमेरिका के बीच बेहतर संबंध रहे और दोनों नेचुरल एलाई हैं, इस बात का इसमें जिक्र हुआ। और जैसे ही ट्रंप ने कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करने की सोच रहा हूं और जल्द हमारी बातचीत होगी, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उसको रेसिप्रोकेट किया गया और उन्होंने कहा कि मैं भी उत्सुक हूं और हमारी बातचीत होगी। और दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो पुरानी है, दोनों ही फ्रेंड है, एक दूसरे को इसमें कह रहे हैं। और निश्चित तौर पे जो एक टैरिफ को लेकर विवाद खड़ा हुआ है, जो एक दोनों देशों के बीच तनाव की स्थिति जरूर है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो इसको कम करने की कोशिश होगी और टैरिफ में एक रिलीफ मिलने की संभावना जरूर इस बातचीत के बाद देखा जा सकता है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्टैंड चेंज करते रहते हैं, बात चेंज करते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद
जिस तरह से उनके ऊपर दबाव था टैरिफ में, भारत पर टैरिफ लगाने के बाद उनके ऊपर इंटरनली भी दबाव है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से भी वो कहीं न कहीं अपने आप को थोड़ा सा कमजोर पाते हैं। वैसे में भारत की भूमिका अहम हो सकती है और भारत के साथ संबंध उनको रखना चाहिए। ये बात उनको निश्चित तौर पर उनके सलाहकारों ने दिया है। और अब जो दोनों ही नेताओं की तरफ से ये ट्वीट आया है, उसके बाद ये लग रहा है कि भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ विवाद है उसको सुलझाने का प्रयास होगा। साफ तौर पर दोनों ही ने लिखा है कि हमारे अधिकारी इस स्तर पे बातचीत कर रहे हैं और जल्द हम दोनों बातचीत करेंगे। तो उम्मीद की किरण एक ये जरूर जगी है रवि। बिल्कुल अमोद, जिस तरह की भाषा ट्रंप पहले इस्तेमाल कर रहे थे, जिस तरह की भाषा वो अब इस्तेमाल कर रहे हैं, दोनों में काफी अंतर है। इस अंतर की वजह क्या लग रही है? क्या वो भारत को टेस्ट कर रहे थे या अंडर एस्टिमेट कर रहे थे? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को ये नहीं लगा होगा कि भारत की तरफ से रेसिस्टेंस इतना स्ट्रांग दिखाया जाएगा और निश्चित तौर पे भारत एक सॉफ्ट पावर रहा है और उसको उसी ढंग से देखा जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले के जो स्टैंड रहे हैं भारत के, उससे बिल्कुल अलग अपना स्टैंड रखते हुए उन्होंने उनके सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। और ये बात डोनाल्ड ट्रंप को जब समझ में आई और उसका जो इफेक्ट है टैरिफ का भारत के व्यवसाय पे तो पड़ ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका के लिए भी ये नुकसानदायी है। उनको इस बात की समझ आई है और हाल में ही दवा की सप्लाई को लेकर जो दोनों साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टैंड के बाद से नरम पड़ते नजर आ रहे हैं ट्रंप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमोद। ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी से बातचीत की इच्छा जताई है। ट्रंप को पूरा विश्वास है कि वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच चल रही व्यापार वार्ता में सफलता मिलेगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मैं अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से आगामी हफ्तों में बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए इस वार्ता का सफल निष्कर्ष निकलेगा। इससे पहले भी ट्रंप ने अमेरिका भारत संबंधों को खास बताया और अपने और पीएम मोदी के बीच मजबूत संबंधों पर जोर दिया। इधर कतर की राजधानी दोहा में इजरायली सेना ने कहर बरपा दिया है। इजरायल ने हमास के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। पश्चिम एशिया में लंबे समय से सुलग रही महायुद्ध की आग कतर तक पहुंच गई। इजरायली सेना ने कतर की राजधानी दोहा में बारूदी बरसात की है। दोहा में इजरायल की तरफ से 12 एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों के बाद दोहा में अफरा तफरी मच गई। धमाकों की आवाज से पूरा इलाका धुआं हो गया। इजरायल का दावा है कि इस ऑपरेशन में सिर्फ और सिर्फ हमास की लीडरशिप को टारगेट किया गया, लेकिन इसमें दोहा में मौजूद हमास की बातचीत में शामिल टीम इस हमले में सुरक्षित बच निकलने में सफल रही। दोहा पर अटैक के बाद आईडीएफ ने बयान जारी किया है। इजरायल ने साफ कहा है कि हमास नेताओं पर हमले जारी रहेंगे। कतर पर एयर स्ट्राइक के बाद इजरायल की डिफेंस फोर्स ने जो बयान जारी करते हुए कहा है कि इजरायल फिलहाल रुकने वाला नहीं है। दुनिया के जिस भी कोने में हमास के नेता छिपे हैं, इजरायली सेना उसे नहीं छोड़ेगी। इजरायल के इन हमलों के बाद कतर में यूएस एम्बेसी ने अपने नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। सभी अमेरिकी नागरिकों को अगले आदेश तक शेल्टर्स में रहने को कहा गया है। उधर इजरायल की स्ट्राइक के बाद तुर्की में भी हलचल बढ़ गई है। हमास के जितने भी बड़े नेता इस वक्त तुर्की में हैं, वो सब हाई अलर्ट पर हैं। दोहा पर इजरायली हमले के बाद कतर ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इजरायली हमले के बाद कतर की सरकार काफी गुस्से में है। कतर के विदेश मंत्रालय ने इजरायल के हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर ने कहा है कि इस तरह के हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। विदेश मंत्रालय ने दोहा पर हुए हमले को आपराधिक बताया है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है और कतर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हम इस तरह की हरकत को बर्दाश्त नहीं करेंगे और न ही अपनी संप्रभुता को निशाना बनाने वालों को माफ करेंगे। कतर ने कहा है कि इजरायल के हमलों पर वो चुप नहीं बैठेगा। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने इंडिया ब्लॉक के बी सुदर्शन रेड्डी को 152 वोट से हराया। राधाकृष्णन को 452 वोट मिले।
उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने जीत हासिल की है। अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्हें 452 वोट मिले, जबकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। उपराष्ट्रपति पद के लिए 767 सांसदों ने मतदान किया, जिसमें से 15 वोट रद्द हो गए। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की जीत के बाद कई जगह जश्न भी मनाया गया। चेन्नई में बीजेपी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया।